नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का इस शिक्षक भर्ती का जो हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस लक्ष्य को हम लोग अचीव करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें मैं आपको शामिल करता हूँ। अगर आपकी शिक्षक भर्ती की प्रयास चल रही है, तो उसमें सुपर टेट आप देख रहे होंगे और अगर आप पात्रता परीक्षा फेस करेंगे, तो यूपी टेट भी देखेंगे और अगर केवल शिक्षक भर्ती की तरफ आप देख रहे हैं, तो सबसे बड़े मौके के रूप में आपके सामने केवीएस आ रहा है और बिहार आ रहा है। इन सभी भर्तियों के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, मैथ्स की तैयारियों में कोई कंप्रोमाइज ना हो, पीआरटी और जूनियर के स्तर की आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, जो पैटर्न इस समय एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बनकर सामने आ रहा है, सवालों के नेचर को आप समझ सकें, ऐसी अवेयरनेस अगले 3 दिन तक मैं आपको अभी दूंगा। मतलब कल का सेशन, आज का सेशन और एक कल का सेशन और। सोमवार से हम लोग इस प्रक्रिया को टॉपिक वाइज कर देंगे, जो आप लोगों ने हमसे कमेंट करके लगातार डिमांड करी है। टॉपिक वाइज आपको टॉपिक पर हम डिस्कशन भी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को इलोबरेट करेंगे और उस पर कुछ ना कुछ सवालों को भी हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा और इस प्रयास में आप कितना सहमत हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपकी जो डिमांड है, आपकी जो नीड है, आप जिस तरह के कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत योग्य हैं, आप सब शिक्षक बनने की प्रक्रिया में हैं, तो आप ज़रूर दिया करें, जिससे कि हम उसको अपने प्रयासों में शामिल कर सकें। बस मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक रीच जब आप मुझे देते हैं, मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं, तो मेरी भी एनर्जी बढ़ती है और हमारा प्रयास भी बढ़ता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आज के सवालों में आप काफी विविधता देखेंगे, काफी इसका लेवल समझेंगे। बिहार की परीक्षा से फोकस सवाल हैं और सवाल सभी स्तर के एग्जाम्स को कवर करेंगे। वेराइटीज आपको अलग अलग परीक्षाओं की दिखेगी। जैसे पहले सवाल पर अगर हम चलते हैं तो क्या लिखा है पढ़कर देखिएगा। दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 64 दिया है। वे संख्याएं क्या है हमको डिस्कस करना है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो विषम नंबर होते हैं उनके इंड में क्या होता है, वो कैसे पहचाने जाते हैं। अगर उनके इंड में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, तो वह संख्या विषम है। क्रमागत का मतलब जैसे 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 7 आए, 7 के बाद 9 आए, 9 के बाद 13 आए, ऐसे ही आपका 9 के बाद 11 आए, फिर 13 आए, फिर आपका 15 आए। इसी क्रम में जो नंबर्स आते हैं उन्हीं को हम विषम कहते हैं। अब इसने कहा दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 64 है, जैसे हम ऐसे अगर हम एक सीक्वेंस फॉलो करके दें कि मान लीजिए पहली विषम संख्या, देखिए अगर रूल ही अगर आप फॉलो करते हैं, पहली विषम संख्या अगर मान लीजिए n है, तो अगली n+2 होगा, क्योंकि 2 का ही डिफरेंस होता है। और एकदम अगर ट्रेडिशनल पैटर्न के हिसाब से चले तो आपको पता है कि यह आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और यह बड़ी संख्या हो जाएगी। नियम के हिसाब से उनके वर्गों का अंतर कितना है बताइए, 64 है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लिखना क्या चाहिए, n+2 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर आपको 64 देना चाहिए। और इसी में इस हिसाब में अगर हम लोग लिखते हैं तो n स्क्वायर होगा प्लस आपका 4 होगा प्लस 2n होगा, 2 टू जा 4n होगा, क्योंकि रूल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। उस हिसाब से यहाँ पर 4n लिख दें, माइनस n स्क्वायर कर दे बराबर आप 64 लिख सकते हैं। n स्क्वायर से कैंसिल होगा, 4n बराबर आपका 64 से 4 घटेगा तो 60 होगा, n का मान 15 होगा। मतलब एक संख्या आपकी पहली 15 होगी तो 15 से अगली संख्या जुड़कर 17 होगी। अब इस हिसाब से 15 और 17 देखिए आपको पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर हमें थोड़ा वर्ग पर कॉन्सेप्ट क्लियर है और वर्ग पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम ऑप्शन से भी जा सकते थे। और अगर ऑप्शन पर भी इस तरह से नहीं समझ में आ रहा तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हमें समझते हैं कि n स्क्वायर, अब हम आप ऐसे देखिए, आपसे दरअसल सवाल की जो डिमांड किया था, अगर इसको आप a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, दरअसल हमसे कह रहा है कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बताओ। और इसका अर्थ होता है कि b प्लस ए इंटू बी माइनस ए। मतलब अब हम उल्टा थोड़ा सा a और b को अपोजिट करके लिखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह पैटर्न a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो जिन ऑप्शन में दोनों का जोड़ जोड़िए, देखिए कितना होता है, 15 17 कितना हो जाएगा, 32। और दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब 2, तो 32 दूना देखिए 64 हो रहा है। तो ऐसे भी वेरिफिकेशन करना हमारे लिए आसान है। तो पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग एकदम क्लियर कर सकते हैं। और अगर कभी किसी के मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता दें। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह सवाल, यह पैटर्न समझ में आया। मैंने पूरा फॉरवर्ड भी बताया, जनरल तरीके से भी आपको सवाल सॉल्व करके दिया है। अगर आपको डाउट हो तो कन्फर्म जरूर कर दीजिएगा अपने कमेंट से। दूसरे सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। सवाल परसेंटेज का है। एक आयत है, जैसे हमारे पास अगर एक आयताकार खेत है, बेसिकली आप ऐसे समझिएगा, उसकी लंबाई में हम अगर 20% की वृद्धि करते हैं, जैसे अपना खेत ऐसे कुछ था गांव में, ये इसकी लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी। बहुत सवाल ऐसे स्कूल में आपने फेस किए होंगे। इसने कहा लंबाई को 20% बढ़ा दो, तो देखो यहां से यहां तक लंबाई पहुंच गई,
चौड़ाई में इसने कहा 10% की कमी कर दे, यहां तक कर दे, अब अपना खेत ऐसे हो जाएगा। तो इसने हमसे पूछा इसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपने देखा कि लंबाई में वृद्धि है 20% की, ठीक है, 20% की क्या है, वृद्धि है। और चौड़ाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो चौड़ाई में हम कमी देख रहे हैं, चौड़ाई में हम लोग कमी देख रहे हैं कितने की बताइए, चौड़ाई में हम कमी देख रहे हैं 10% की ना, लंबाई में हम लोग वृद्धि देख रहे हैं और चौड़ाई में हम 10% की कमी देख रहे हैं। इस प्रकार से कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर कभी भी आयत होता है तो आयत का जो एरिया होता है पता है, एल इंटू बी होता है। और यूनिट जो होता है, यूनिट का स्क्वायर, अगर लंबाई मीटर में है चौड़ाई भी मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। अब हमसे कह रहा है कि क्षेत्रफल में कुल कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इसके लिए सतत का नियम लगाया जाता है। सतत का नियम जनरल भी लगा सकते हैं, जैसे अगर a% कोई चीज बढ़ रहा है और b% कोई चीज घट रहा है लगातार, लगातार का मतलब कुछ वैल्यू बेसिक है उसमें बढ़कर इतना हुआ फिर घटकर इतना हुआ, यही चीज हम लोग फॉलो करते हैं, इसको सतत के अंदर लाते हैं और इसका जो नेट चेंज होता है, नेट परिवर्तन आता है a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100। हम इस पैटर्न का उपयोग करते हैं और बताते हैं कि कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है। हम इसके लिए भिन्न का भी उपयोग क्लास में आपको समझाते हैं। फिलहाल हम इसके रूल के हिसाब से अगर चले तो 20 लिखते हैं, माइनस 10 लिखते हैं, माइनस 20 गुणे हम 10 करते हैं, बटे कितना कर दें, 100 कर दें। 2 जीरो देखिए निकल गए, तो 20 से 10 निकला 10, 10 में से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8% पॉजिटिव है तो वृद्धि है। हम इसको जैसे क्लास में जब परसेंटेज आपको पढ़ा लेते हैं उस समय हम ऐसे समझाते हैं कि 20% को अगर भिन्न में लिखा जाए, वैसे जान लीजिएगा किसी भी परसेंटेज को भिन्न में लिखने का मतलब 100 से भाग अर्थात 1/5 हुआ, और जैसे 10% है तो 1/10 होगा, उसी सीक्वेंस से जैसे मैंने बताया है। ये ओरिजिनल एरिया है, न्यू एरिया है, करेक्ट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ पर जैसे 20% की वृद्धि है तो 5 में 1 जोड़कर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ऐसे 10% की कमी है, 10 में से 1 घटकर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ऐसे कह सकते हैं 10 पचे 50 हो गया, पहले एरिया अगर 50 था तो अभी 9 छंगे 54, अब एरिया 54 हो गया। यहाँ से डाउट भी नहीं रहता कि प्लस माइनस सोचना है। देखिए बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। तो 4 गुणे 100 और बढ़ा किस पर बताइए, 50 पर। तो 50 से अगर मैंने भाग किया, 50 दूना 100, 4 दूना कितना आ रहा है, 8% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, ठीक है। ये दूसरा डन होता है, दूसरे को आप लोग कंफर्म करिएगा। चलिए इस पर अगले सवाल पर आई, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य, जब हम उस पर प्रिंट देख रहे हैं किसी वस्तु का, तो 600 रुपए अंकित मूल्य है, करेक्ट है। जो कोई वस्तु है उसका प्रिंटेड प्राइस अंकित मूल्य 600 है, उस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई। 10% मतलब हमने जब सामान देखा मार्केट में दुकान में तो उसकी प्राइस 600 थी और उस पर 10% और 5% की दो क्रमिक छूट दी गई। विक्रय मूल्य अर्थात इनकी छूट के बाद, इतनी छूट के बाद यहाँ पर वस्तु कितने में बिकी, ये हमको बतानी है। इसका सिस्टम देखिए कैसे हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पर मैंने लिखा वस्तु का विक्रय मूल्य। समझिए जो अभी पीछे हम लोग सतत पढ़े हैं वो लगभग लगभग यहाँ अप्लाइड होगा। कैसे, 10% को हम भिन्न में लिखते हैं 1/10, कैसे लिखा जाता है बताइए, 10/100 कर दीजिए। हम ट्रेडिशनल भी समझा देंगे, बहुत लोगों को ट्रेडिशनल ही डिमांड होती है। 5% को हम लिखते हैं 1/20, करेक्ट है। क्या लिख सकता हूं, आप सुनिए सिस्टम। सिस्टम यह है कि अगर कोई सामान पहले 10 बताया गया था तो उसमें 1 की कमी की गई और 9 में बेचा गया। 9 बेचा नहीं गया, 9 जनरेट हुआ। फिर दुकानदार ने कहा भाई अभी रुको ठहरो, 20 अगर इसकी प्राइस बनकर आई है तो हम उसमें एक और कम करके इसकी प्राइस को 19 कर देंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर इसकी प्राइस 200 थी तो दुकानदार उसको 19 नवा 171 में बेच रहा है, 171 में बेच रहा है। 9 नवा 81, 9 1 9 9 8 17। अब सोचो ये जो 200 प्राइस नहीं थी, 200 उसका अंकित मूल्य था, तो स्केलिंग प्राइस 171 हो गई। अंकित मूल्य अगर 600 है इसकी तुलना में, इसका मान बताएं कितना होगा। अब सोचिए 200 से कितना बार जाता है, 3 बार जाता है। 3 का इससे गुणा कर दीजिए क्योंकि क्रॉस होगा, 3 1 के 3, 3 7 21, 3 1 के 3 2 5, 513 इसकी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस होगी, जो कि ऑप्शन नंबर के यहाँ पर है, बी में है। ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन, जो सेलिंग प्राइस 513 हो गई। अब आगे सुनिएगा, इसको हम ट्रेडिशनल जैसे कुछ लोग के दिमाग में होगा तो उसका सिस्टम समझिए। अंकित मूल्य कितना है, 600। पहले कितने की कमी हो रही है, 10% की। 10% मतलब 100 में से 10 निकला, 90/100। फिर 5% की तो हम 95/100 कर देंगे। तो यहां से देखिए जो प्राइस थी इतना रिड्यूज, फिर इतना रिड्यूज। अब इसी को अगर आप हल कर लीजिए तो यही आपका 513 आएगा। देखिए काट सकते हैं, 2 जीरो ऐसे चले गए, 1 जीरो और जाएगा, 1 जीरो जाएगा, ठीक है। यहां से 1 जीरो और चला गया ऐसे। अब सुनिए 5 दूना 10 है, 5 19 बार 95 है, बाकी प्रोडक्ट करके देखिए 2 3 6 भी है।
3 9 17 गुणे 19 कर दीजिए, वही आंसर आपके सामने जो अभी बनकर आया वही आने वाला है। तो इस प्रकार से आंसर हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे टर्म को 17 नहीं 9 त्रिक 27 गुणे 19 था, तो हम लोग आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल भी हो सकता है और सबसे अच्छा तो ये आपका जो फ्रैक्शनल फॉर्मेट होता है जिसमें भिन्न का उपयोग कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से सवालों को हल करा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। एक राशि साधारण ब्याज, मैंने आपको कहा भी था कि साधारण ब्याज के कई स्तर होते हैं। गुने के सवाल जैसे पीछे भी आपने देखा, तो साधारण चक्रवृद्धि उसमें जो लाभ हानि की स्थिति होती है, छूट की स्थिति होती है, क्रमिक का उपयोग होता है। ये बहुत स्तरीय सवाल अलग अलग तरह के बनते हैं। संख्याओं पर डिपेंडेंट होता है, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय पर डिपेंडेंट होता है। उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पर भी मैंने कल आपको बताया था, पॉइंटर्स दिए थे कि कई अलग अलग सवाल बनते हैं जिसे गुने के सवाल हैं। साधारण ब्याज का यहाँ पर अप्रोच है। साधारण ब्याज पर एक जानकारी मैं ऐसे जनरल दे दूं कि अगर हमने कोई एक दर पर ब्याज की बात करी कि 10% 5% ब्याज दर है और इसको हम अप्लाई करेंगे जब आप हमसे कोई लोन लोगे या मुझे लोन दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब उसका कहना होता है कि हर साल हम 10% की ब्याज लेंगे अगर हमारी ब्याज दर 10% है, और यही 10% ही हर साल लेंगे, मतलब इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। पहले साल अगर 10% पर जो अमाउंट बनकर आएगा ब्याज के रूप में वही हर साल चलता जाएगा। एक राशि है धन, साधारण ब्याज पे कह रहा है 4 वर्षों में 6 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। 6 साल तक अगर हम जमा किए रहते हैं तो 4 गुना हो जाती है। मतलब अगर मैंने 1 रुपए का निवेश किया है तो वह 4 रुपए बन गया। वह राशि कितने वर्षों में, कह रहा 10 गुना हो जाएगी। दरअसल जैसे मेरे पास कोई ऑप्शन आया, कोई कंपनी आई और उसने कहा कि भैया तुम अपने पैसे अगर जमा करो मेरे सामने मेरे कंपनी में तो हम 6 साल में आपको 4 गुना दे देंगे, अगर एक जमा करोगे तो 4 दे देंगे। मैंने उससे कहा देखो ऐसा है कि मैं इस अपने पैसे को 10 गुना बनाना चाहता हूँ, बोलो अब कितने साल तक पैसे जमा किए रहूं। हर साल ब्याज बराबर होता है साधारण में, ये बात मैंने आपको बताई। ये मैंने पैसे जमा किए, मान लीजिए 1 रुपए, कितना जमा किया 1 रुपए। उसने कहा भैया 6 साल तक जमा किए रहो, हम आपका पैसा A1 बना देंगे, अर्थात 4 बना देंगे, एक की जगह पर 4 बना। मैंने कहा नहीं, मुझे इस पैसे को A2 बनाना है, मतलब 10 गुना बनाना है। बोलो आप कितना समय लोगे यहां से तक। ये क्वेश्चन बन गया, करेक्ट है। अब देखिए सिस्टम कैसे होता है। देखो, जब आपका पैसा 1 से 4 हुआ था, 1 से 4 हुआ था, तो कितने समय लगे थे 6। पैसा कितना बढ़ा था एक्स्ट्रा, 3 बढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आपने ही जमा किया था, 3 और बढ़ा तब तो 4 गुना हुआ। तो ये जो 3 रुपए बढ़ा है कितने साल में बढ़ा है, 6 साल में बढ़ा है। और आप चाहते हो कि 10 हो जाए, मतलब कितने का इंक्रीज चाहते हो, 9 का। तो 9 रुपए जो बढ़ेगा वो कितने साल में बढ़ेगा ये बताना है। तो हम कह सकते हैं भाई जो मेरा 3 रुपए बढ़ा है वो 6 वर्ष में बढ़ा है, करेक्ट। और 9 रुपए जो बढ़ेगा तो कितने साल में बढ़ेगा, 3 3 9 होता है, 3 6 18 वर्ष में। 18 वर्ष में बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आप लोग देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन, 18 साल में यह पैसा हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, जिस मोड से यहाँ पर 4 गुना हुआ था 6 सालों में। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले सवाल पर। नल टंकी का सवाल है। काम जो टाइम एंड वर्क अर्थात काम समय का सवाल होता है, कार्य समय का, उसी से कनेक्टेड होता है। उसके पैटर्न को सीख लेने के बाद ही इन सवालों को आप हल कर पाते हैं। दो पाइप होती हैं, पाइप मतलब नलियां जो टंकी में पानी भरने का काम करती हैं। किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकती हैं। पहली वाली 20 मिनट में भर देती है, दूसरी वाली 30 मिनट में भर देती है। तीसरा पाइप जो 15 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तीसरा एक नल और है जो नीचे तली में लगा हुआ है। जैसे देखिए अपने पास अगर एक टंकी है छत पर, ऐसे तो होगी नहीं और अच्छी होगी, एक भर रही है, एक और भर रही है, ठीक है, लोग पानी डाल रही हैं। इसको लगाते हैं तो 20 मिनट लगता है, इसको लगाते हैं 30 मिनट लगता है। अब कह रहे हैं नीचे तली में एक और छेद कर देते हैं जहां से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, सवाल ये बन रहा है कि अगर इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है। आप समझते हैं सिस्टम क्या है। एक नल है जो भरने का काम करती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अंतिम में भराना है, इसलिए हम पॉजिटिवली मानेंगे भरने वालों को कि वो सपोर्ट करेंगे, हमारे काम में हेल्प करेंगे। निकालने वाला हमारा विरोध कर रहा है। ये भरती है, कहती है कि अगर मुझे ही ओपन किए होते खाली टंकी में तो मैं 20 मिनट में इसको भर देती, सॉरी 20 मिनट में। दूसरी कहती है कि मुझे ओपन कर दो, तो मैं अगर खाली टंकी में लग जाऊंगा तो 30 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तीसरा काफी मजबूत है, कमजोर नहीं है, कहती है कि भाई तुम लोग तो ठीक है, अगर एक भरी टंकी मुझे दे दो तो मैं इसको खाली कर दूं केवल 15 मिनट में। बड़ी तेज है, सोचो। ऐसी स्थिति में हमसे पूछा गया अगर किसी खाली टंकी में तीनों को लगा दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी, हमको बताना है। कभी कभी ऐसा होता है कि टंकी नहीं भर पाती, जो भरने वाली होती है अगर कमजोर हो, खाली करने वाली तेज हो, भर नहीं पाती टंकी, वैसे ही पानी आएगा भर से निकल जाएगा, ठीक है, ये पता होगा आपको। यहाँ पर एक ऐसी मात्रा माननी होती है जो क्षमता होती है टंकी की, और वह संख्या ऐसी होगी जो कि 20 30 और 15 से कटेगा। कटे तो वह संख्या हो गई 60, मतलब 60 लीटर की टंकी है।
60 लीटर की, करेक्ट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60 लीटर की टंकी को 20 मिनट में ये भरने की बात करती है, इसका टाइम रखिएगा। 20 तिया 60 अर्थात हर मिनट 3 लीटर पानी डालती है। यह भी हर मिनट 2 लीटर पानी डालती है, जबकि ये लोग 3 लीटर और 2 लीटर मिलकर डालते हैं और ये क्या करती है, 15 चौके 60, 4 लीटर पानी खींच के बाहर कर देती है। अब सुनिए, 3 पड़ता है, 2 पड़ता है, 4 निकलता है, तो तीनों के मिलने से आप खुद बताओ कितना ठहरता है, पानी केवल 1 लीटर ठहरेगा, 1 ही लीटर पानी ठहर पाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्यों? क्योंकि 3 डाला, 2 डाला, मिलके 5 हुआ, तब तक एक 4 लीटर निकाल दिया, तो 1 ही लीटर तो पानी ठहरा। 1 लीटर ठहरा इन तीनों के मिलने से, और इनकी जो डिमांड है वो 60 लीटर की है, तो 60 बटा हम 1 कर दें तो कुल मिला के 60 मिनट लगेगा टंकी को भरने में, अर्थात 1 घंटे पूरे के पूरे लग जाएंगे। राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है। बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवालों पर अपना अप्रोच बनाइएगा, बाकी मैं तो क्लियर करूंगा ही। आप एक बार थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्लियरिटी क्या है, आप समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, इन टॉपिक्स को कनेक्ट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, इन सबको जरूर हमें कमेंट करें। अगले सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 90 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 के 3 क्रमागत, गुणज मतलब मल्टीपल, पहाड़े में आने वाली संख्या, उनका जोड़ 90 है। क्रमागत का मतलब जैसे पहली अगर n है तो अगली n+1 है, अगली n+2 है। ये जो तीनों नंबर हैं, ये 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो, ऐसा सोचा है। अगर इनके गुणजों का योग 90 है तो सबसे बड़ी संख्या हमको बतानी है। मैं आपको बताता हूं कन्फर्म नियम के हिसाब से अगर चलिए तो 3 के क्रमागत, 3 के पहाड़े में आने वाली, अगर पहली संख्या को आपने 3n माना, अगर पहली संख्या को 3n माना तो अगली को 3n+3 मानेंगे, फिर अगली को 3n+6 मानेंगे। अगर इस तरह से सोच कर चलिए तो एक स्टेटमेंट बनेगा। भाई क्यों 3n माना? 3 से तभी कटेगा n जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो पहली संख्या को अगर आपने 3n माना तो 3 जुड़कर अगली संख्या आएगी, 3 दूना 6 मतलब 3 जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, अगली संख्या 3n+6 होगी। भाई इस हिसाब से अगर ट्रेडिशनल ही जोड़ दें तो तीनों जुड़कर कितना होगा? 3 3 6 3 9n होगा, और यहाँ पर 6 3 9 हो गया, बराबर 90 हो गया। तो 9n बराबर आपको पता है 81 हो जाएगा, और n का मान आपका 9 हो जाएगा। मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर अगर 9 त्रिक 27 होगी, अगली संख्या 27 3 30 होगी, अगली संख्या 33 होगी ना, 9 त्रिक 27 33 होगी। तीनों का जोड़ देख लीजिए 90 है ना? 90 है कि नहीं है? 30 30 60 20 बिल्कुल 90 है। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? 33 है। सबसे बड़ी संख्या 33 है। इस तरह से तो कर दिया, बट ये कहीं अच्छा नहीं है, मुझे मतलब खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे इसको बताऊं। मैं आपको बताता हूं, जब भी कभी संख्याएं क्रमागत लिखी जाती हैं, सीक्वेंस में होती हैं, और संख्याएं अगर ऑड हैं, विषम हैं, भाई क्योंकि संख्या की जो काउंटिंग है वो कितनी है बताइए? 3 ही थे, 3 विषम है कि नहीं? जैसे 3 के 5 गुणज, 3 के 7 गुणज, 3 के 3 गुणज, तो विषम ही काउंटिंग में रखा गया है। अगर आपको उनका योग दिया है, संख्याओं का क्या दिया है? योग दिया है, तो हम लोग ऐसे भी निर्धारित कर सकते हैं, संख्याओं का जो बीच का मान है ओरल बता सकते हैं कि अगर हम योग बटा संख्या कर दें, योग बटा संख्या कर दें, तो हमें डायरेक्ट औसत पता चल जाएगा, अर्थात बीच का मान पता चल जाएगा। जोड़ कितना है? 90। 90 बटा अगर मैं 3 कर देता तो बीच का मान हो जाता 30, और 30 से 3 पहले 27 रहता, और 30 से 3 बाद 33 होता, तो डायरेक्ट हम लोग बता सकते थे 33 इसका राइट सोल्यूशन होता सी ऑप्शन में। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, सब लोग समझ कर चलिएगा। अगले सवाल पर आ जाइए। 7वां देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा। एक बस में प्रत्येक यात्री ने उतना ही चंदा दिया जितना कि बस में यात्रियों की संख्या थी। जैसे बस में अगर 10 लोग थे तो सब ने 10-10 दिया, 20 लोग थे तो सबने 20-20 दिया। ऐसा निर्णय ले लिया कि भाई हम 50 लोग बैठे हैं, सब लोग 50-50 दे देते हैं। आई है कोई एक ट्रस्ट, एक कोई एक ऐसा एनजीओ, सब लोग दे देते हैं 50-50। बस में जो चालक था उसने कहा भाई मैं तो 39 दूं, जो ड्राइवर था उसने 39 दिया, जिससे, अच्छा कंडक्टर पता नहीं दिया कि नहीं दिया, इसमें दिखा नहीं रहा है, जिससे कुल चंदा जो है उसकी राशि 1000 हो गई। तो बस में यात्रियों की संख्या कितनी थी हमसे पूछ रहा है, करेक्ट है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहां पर अगर यात्रियों की संख्या n रही होगी तो प्रत्येक ने n चंदा भी दिया होगा, तो उनका चंदा कलेक्शन कितना हो गया? n इंटू n हो गया। लेकिन उसमें जो ड्राइवर था उसने कहा मैं 39 रुपए दूंगा, और चंदे की राशि कितना बन गई बताइए? 1000 बन गई। अब ऐसी केस में हम कह दें कि यह n स्क्वायर है प्लस 39 है बराबर 1000 में कर सकता हूँ यस। n स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? अगर मैं घटा दूं तो 10 से 9 1 होता है, 9 से 3 6 होता है, 961 हो गया। अब 961 किसका वर्ग है आप खुद ही समझ लीजिए।
भाई हम सब जानते हैं 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग आपका 900 होता है, 31 का वर्ग 961, अर्थात n बराबर आपका अंडर रूट 961 होगा। 961 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 का वर्ग होता है 961, ठीक है, 31 का वर्ग होता है 961। तो इसलिए अगर पूछा जाए तो यात्रियों की संख्या कितनी थी, तो 31 थी। 31 गुणे 31 समझिएगा, 31 गुणे 31 ऐसे कर सकते हैं, 1 हो गया, 3 3 4 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। सॉरी 3 3 6 होता है भाई, 4 नहीं होता। तो 961 यहाँ पर ऐसे कलेक्ट हुआ। 39 दिया ड्राइवर ने, कंडक्टर बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया, नहीं दिया, वो ऐसे भी पैसा वसूलता है, देता नहीं है। तो इस हिसाब से राइट सोल्यूशन यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। समझ रहे हैं ना, सब लोग को क्लियर हुआ होगा। हालांकि यात्रियों से ज्यादा ड्राइवर ने दिया था, ड्राइवर को अप्रिशिएट करिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु 12.5% लाभ पर जब बेची जाती है, 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9.80 कम हो जाता। बढ़िया सवाल है। देखिए सवाल ऐसे समझिए, वस्तु की जो लागत होती है, जो दाम होता है, हमेशा 100% होता है। अभी तक उसको 12.5% कम पर बेचते थे, मतलब हानि पर बेचते थे। जो भी बनता था अब उसको 87.5 आता, क्या फालतू है लिखने का, लिखना हो तो लिख लीजिए, 87.5 हो जाता। अब उसने 5% कह रहा है, सॉरी लाभ लिखा था यार हम, यहाँ पर देखो, हाँ लाभ की बात है, 12.5% लाभ पर बेचता, अर्थात 112.5 में बेच रहा था। 5% की हानि पर बेचता तो 95 में बेचता। हालांकि इन आंकड़ों को लिखने की हमें कोई जरूरत है नहीं, हमको बस इतना था कि हम लागत हैं, अभी तक हम 12.5% बढ़ा के बेच रहे थे, अब हम 5 घटा के बेच रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, नंबर में तो दिया है, ये दिया है, परसेंटेज में क्या है, 5 और 12.5 का अंतर होता है 17.5%। ठीक है, जुड़ जाएगा अंतर, एक मेरे उस तरफ है, एक मेरे उस तरफ है, दोनों का अंतर मतलब जुड़ गया। 17.5 का मान कितना है, 9.80। ठीक है, अब पूछा किसका मान आप बताइए, पूछा है इस समय वस्तु का क्रय मूल्य जो कि 100% है। अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन तुलनात्मक हमें करना होगा। एक काम कर सकते, पहला काम तो परसेंटेज हटा दीजिए, एक जीरो अगर बढ़ा देते ना तो इसका दशमलव ऐसे गायब हो जाता। अब देखिए ऐसे खत्म भी हो जाएगा, बढ़िया है। देखिए 25 चौके 100 होता है, 25 सत्ते 175, 14 सत्ते 98, 14 चौके 56, 56 रुपए उसकी लागत होगी। तुलना करना आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत काम आएगा, मैं आपको कराना भी सिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। करेक्ट है, 8वां सवाल डन होता है। 9वें पर आ जाइएगा। 9वां सवाल बड़ा शानदार सा, देखिए कितने लोग कर पाते हैं। 10 मजदूर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 आदमी होते हैं मजदूर के रूप में, 6 दिनों में कार्य को डन करते हैं। यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू करते हैं, पहले दिन 4 ही काम किए, तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, मजदूरों की संख्या डबल हो जाती है, तो काम कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा। एक चीज दिमाग में रखिएगा, काम जो होता है क्षमता से होता है, क्षमता व्यक्ति की होती है। एक मजदूर की एक दिन में काम करने की क्षमता अपनी है। अगर 10 ने निर्णय लिया, 10 मजदूर ने निर्णय लिया और कंफर्म किया कि हम किसी काम को 6 दिन में कर लेंगे, तो इसका मतलब 10 गुणे आप 6 कर दीजिए, मतलब 60 तो टोटल कार्य है। 60 क्या है बताइए, कार्य है। 60 कार्य है। करने की शुरुआत देखिए सबसे पहले 4 ने किया, 4 ने किया, वो लोगों ने पहले दिन काम भी किया, एक दिन। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए एक दिन की बात है, एक दिन में भाई 4 गुणे 1 कर दीजिए, 4 काम हुआ। दूसरे दिन क्या होता है समझिएगा, मजदूरों की संख्या डबल हो गई, तो 8 गुणे क्या होगा, एक काम होगा, मतलब 4 से 8 हो गया। फिर इसी प्रकार से अगले दिन मजदूरों की, देखिए इसने लिखा है पहले दिन 4 शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, तो काम कितने दिनों में पूर्ण होगा, अगले दिन फिर क्या होगा, 16 होगा, 16 गुणे एक काम होगा। फिर अगले दिन कितना भाई, 3 दिन हो गया, देखिए ऐसे काम होता जा रहा है। फिर 16 दूना 32 हो गया। अब यही थोड़ा समझना है कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए पहले 4 काम पूरा हुआ, हमारी डिमांड कितनी 60 की, फिर 8 काम पूरा हुआ, फिर 16 काम हुआ, फिर 32 हुआ। अब 32 16 कितना होता है, 32 16 48, 8 56 4 60, डन हो गया कि नहीं, यस। जोड़ दीजिए सब, 16 4 20 8 28, 28 32 60, 60 कार्य डन हो गया। और दिनों की बात करें तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, 4 दिन यहाँ पर कार्य को समाप्त होने में लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 9वां नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट है, यस। एक ज्योमेट्री भी रखा हूं, हालांकि हम ज्योमेट्री और एडवांस को लेकर अलग से सेशन रखेंगे कि कहां कहां क्या पूछा जाता है, मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक आपको वृत्त दिख रहा है, दिख रहा है वृत्त, ओ वृत्त दिख रहा है, उसमें ओ उसका केंद्र है। केंद्र का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, कहीं सर्कल में बना है तो बहुत इंपैक्ट डालता है।
सेंटर से रेडियस सतह मिला दे, रेडियस 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 कहलाती है और हर जगह बराबर होती है। और लिखा है बताया है तभी मानिएगा। कभी-कभी किसी सवाल में मैंने जो देखा है ऐसे सर्कल है, एकदम लग रहा है बीच में है लेकिन है नहीं। अगर नहीं कहा है तो नहीं मानूंगा। ओ वृत्त का केंद्र है, एबीसी वृत्त की परिधि पर स्थित 3 बिंदु, परिधि मतलब सतह, जो बाउंड्री है उस पर स्थित 3 बिंदु हैं। कोण एबीओ का मान जो जानकारी दिया हो तो आप देख ही पा रहे हैं क्या-क्या इंफॉर्मेशन दिया है। यहाँ कोण दिया है 160, ठीक है? यहाँ कोण दिया है 55। हमसे एबीओ पूछा है, एबीओ मतलब दिस वन, ये हमसे पूछ रहा है। आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझिएगा। देखिए कई इसके तरीके हैं करने के, निकालने के। एक तरीका तो मैं आपको बता दूं कि अगर यह कोण 55 है, तो यह भी 55 होगा। इसका कारण समझ लीजिए क्यों है। कारण ये है कि जैसे अगर हम एक त्रिभुज जानते हैं सब लोग, अगर जैसे कभी कोई त्रिभुज ऐसा है कि अगर यह भुजा इसके बराबर है, जिसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं के विपरीत कोण बराबर होते हैं। अब ये त्रिभुज ही तो है, अगर सोचा जाए, जिसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ त्रिभुज ही है, और यह भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि यह दोनों रेडियस है। केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा रेडियस कहलाती है। अगर यह कोण 55 था तो इसका भी 55 होना मस्ट है, ये श्योर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सर्कल का एक और नियम बहुत इंपॉर्टेंट जान लीजिए। जैसे सर्कल है, समझते चलिएगा, ये सेंटर है, सतह पर दो बिंदुओं ने जाकर केंद्र पर कोई कोण बनाया। केंद्र से सतह पर बना कोण जो होता है वो आधा होता है सतह पर दूना। अगर यह कोण ए है तो यह कोण 2a होगा, मतलब यहाँ 30 है तो 60 डिग्री होगा। अर्थात अगर 160 है तो इस पूरे कोण का मान कितना होना चाहिए पता? 80। कितना होना चाहिए? 80। अगर इस पूरे कोण का मान 80, क्यों? मैंने अभी वही पॉइंट किया कि केंद्र पर बना कोण सतह पर बने कोण का दूना होता है। अगर ये 80 है, इसमें से 55 निकाल दें तो यह हिस्सा आपका 25 हो गया। कितना? 25। बोलिए क्यों? 25 50 25 55 होता है 80। करेक्ट है? ये हो गया आपका 25। यह 25 है तो भैया इसका भी 25 होना मस्ट है, जो नियम अभी मैंने बताया उसी आधार पर। तो 25 हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट सोल्यूशन। आप लोग को समझ में भी आया होगा, और नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग बिल्कुल लिखिएगा, आंसर करिएगा। बाकी चीजें देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रहा हूँ, क्यूआर पर भी दे रहा हूँ, और आप बिल्कुल जुड़ जाइए, कंफर्म रहिए, श्योर रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत शानदार तैयारी। ये 3 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा, अर्थात कल तक। इसके बाद फिर टॉपिक आएगा, टॉपिक पर कंटेंट रहेगा, प्रैक्टिस होगी, और उसी आधार पर हमारी कनेक्टिविटी रहेगी। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, लिखे, कमेंट करें। आपके लगने से ही, आपके जुड़ने से ही मनोबल मेरा बढ़ेगा और उसी हिसाब से मेरे प्रयास बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच। मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।